तो लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था हमने अभी? कंपनी के अधीन अधिनियम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये था ना, के अंतर्गत जो क्या बने थे? अधिनियम। तो कितने अधिनियम थे टोटल? 7 अधिनियम। अगर हम सनों में जाए, केवल ईयर में बात करें, तो पहला जो 1773, दूसरा 1781, तीसरा हो गया हमारा 84, अगला 1793, अगला 1813, 1833 और 1853। ये अधिनियम थे ना। तो सबके सब अधिनियम क्या हो गए? कंप्लीट हो। डायरेक्ट एक करके बात करें तो इस अधिनियम की कितनी विशेषताएं निकली थी? मेनली 2। कौन सा अधिनियम है? पूरा नाम क्या होगा इसका? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या थी इसकी विशेषताएं? 2। एक अधीन किया गया और कुछ न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 4 न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा थे और लिमेस्टर हायर और जज। बस बात खत्म। तो इसमें बहुत इजीली है कि पहला एक्ट अंग्रेजों द्वारा कौन सा निकाला गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कितनी विशेषताएं थी इसकी? 2। पहला हमने क्या बोला था? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, और पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? वारेन हेस्टिंग को। और उसकी शक्तियों का विस्तार करने के लिए क्या किया गया था? मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया था। दूसरी विशेषता 1774 में कौन से न्यायालय की? कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना की गई, उच्च न्यायालय की स्थापना। और कितने न्यायाधीश रखे गए? 4। पहला सर एलिजा एम्पे मुख्य, लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स। तो 1 पॉइंट। अगला 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट, क्या था इसमें? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट लाया गया था। और क्या विशेषता थी इसकी? कलकत्ता, बंगाल और बिहार के लिए जो क्या बनाया जाएगा? विधि, कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई थी? कलकत्ता की सरकार को। 1784, इसमें भी एक विशेषता है, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ। जो एक क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अगला 1793 का जो कौन सा है? चार्टर एक्ट, राजस्व से दिया जाएगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन से नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारी अधिकारी होंगे, उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। एक कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। और उसके बाद जो 1 लाख खर्चा कर सकता है कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत आने की अनुमति प्रदान की गई। और लास्ट, कंपनी का भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया गया, लेकिन पूर्व देशों के साथ कर सकते हैं। ऐसी 1833 वाला। कितने पॉइंट है इसमें टोटल? 5। कितने? 3 के 5? 5। अभी देखना कितने निकल रहे हैं, एरो करके चलते रहो। पहला पॉइंट क्या बोल दो? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल। और पहला किसको नियुक्त किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1 पॉइंट। दूसरा, विधि आयोग की स्थापना 1834 में। कितने सदस्य रखे गए थे उसमें? 4 सदस्य। अगला, विधि आयोग क्या विधि बनेगी? धारा 87 जोड़ी गई है ना। ये जो कौन सा है? 1833 का चार्टर एक्ट है, इसमें एक धारा जोड़ी गई 87। क्या था 87? कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पे भरा जाए, और भरते टाइम किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट, दास प्रथा का अंत। और 5वां पॉइंट आ गया, कंपनी का व्यापार सभी देशों के साथ पूर्णतः बंद कर दिया। अब उसका भारत में केवल क्या काम रह गया था? शासन करना। तो कितने पॉइंट थे इसमें टोटल? 5 ही तो है। और लास्ट बना 1853 में। पहला पॉइंट, प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। कौन सी प्रतियोगी परीक्षा होगी? आईसीएस। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कब की थी? 1863। और दूसरे व्यक्ति
सुभाष चंद्र बोस दूसरे व्यक्ति हुए। 1920 के बाद क्या किया गया था अंग्रेजों द्वारा? भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत करवाई गई थी। और कौन से स्थान में? इलाहाबाद में। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अंतिम एक्ट है वो कौन सा हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1853। कई बार डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कंपनी के अंतर्गत या कंपनी के अधीन अंतिम एक्ट कौन सा था? तो अंतिम एक्ट कौन सा हो जाएगा? 1853। इसके बाद क्या होता है? कौन सी क्रांति होती है? 1857 की क्रांति। और इस क्रांति को दबाने में कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या रही? विफल रही। इसलिए जो कौन होगा? क्राउन, ब्रिटिश क्राउन उस शासन को अपने हाथों में ले लेगा। और इसके बाद जो एक्ट बनेंगे वो कहां से बनने शुरू होंगे? 1858 ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत बनने स्टार्ट हुए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला कौन सा है? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत अधिनियम। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत अधिनियम हमारे अधिनियम निकलेंगे वो किसके अधीन निकलेंगे? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत अधिनियम। अब थोड़ा सा एक वर्ड याद रखना यहाँ पे एक शब्द आ रखा है, कौन सा? ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश क्राउन क्या था? एक ताज होता था। क्या होता था? ताज, जिसको कौन पहनता है? वहां का शासक बनेगा। जब उसका क्या होगा? राज्याभिषेक होगा या राजा दरबार में आएगा या कहां जाएगा? दरबार से बाहर जाएगा, तो उस टाइम वो क्या पहन के आते थे? ताज। उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रिटिश क्राउन। क्राउन का अर्थ स्पेशली ऐसे होता है क्या है? ब्रिटिश ताज से जाता है ना। और ताज कौन पहनता है? राजा। तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या बोल देते हैं? राजा। सीधे सीधे क्या बोल देते हैं हम? राजा। तो इनके अंतर्गत कुल कितने अधिनियम बने? स्टार्ट में देखा था हमने 8। कितने अधिनियम बने? 8। तो अगर सनों में चले तो पहला अधिनियम कौन सा बनाया था इन्होंने? तो पढ़ लिया ना हमने। तो पहला सनों में चलो 1858, दूसरा 61, तीसरा 73, अगला 76, अगला 92, अगला 1909, 1919 और लास्ट 1935। तो कितने अधिनियम बनाएंगे? 1919 और 1909 और 1919। ये टोटल क्या निकले थे? अधिनियम। तो अब एक एक करके आएंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कुल कितने अधिनियम हो गए? 8। और 7 किसके अधीन पढ़े थे हमने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। तो इसमें पहला जो हेडिंग जाएगा हमारा क्या जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। कौन सा आ गया? भारत शासन अधिनियम 1858। कि कौन सा एक्ट आ रखा है? भारत शासन अधिनियम 1858। तो क्वेश्चन ऊपर से ही पूछा जा सकता है हमसे, कैसे? कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत सर्वप्रथम बनने वाला अधिनियम कौन सा है? तो सबसे पहले जो अधिनियम बना ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत वो कौन सा बना है? भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम की स्वयं में एक विशेषता होती है। किसी को आइडिया है कि कौन सी विशेषता थी इसकी? सबसे प्रभावशाली अधिनियम अगर भारत में कोई रहा तो वो कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसको हम क्या बोल देंगे? सबसे प्रभावशाली अधिनियम, या हम इसको लाइन चेंज करके क्या बोल सकते हैं? सबसे लंबे समय तक भारत में कौन सा अधिनियम क्या रहा? लागू रहा। तो कौन सा अधिनियम लागू रहा? भारत शासन 1858। क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें क्या था क्वेश्चन? कि भारत में कौन सा अधिनियम सबसे अधिक प्रभावशाली रहा? तो उसमें ऑप्शन दोनों आगे थे, भारत शासन अधिनियम 1858 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो एग्जामिनर किसके साथ गया था? भारत शासन अधिनियम 1858। तो ये ध्यान रहे, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब देखना इस अधिनियम की क्या विशेषता होंगी। कौन से अधिनियम की? जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला अधिनियम निकला, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? भारत शासन अधिनियम 1858। तो अगर इसकी विशेषताओं में आ जाए तो पहली विशेषता हम क्या बोल देंगे? पहली विशेषता क्या हो जाएगी इसकी? जो हमने क्या देखा है ऊपर एक पद था, कौन सा? भारत के
गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल को क्या नाम दे देंगे हम? भारत का वाइसराय। ये हो गया साहब हमारा पहला पॉइंट कि भारत के गवर्नर जनरल को हमने क्या बोल दिया? भारत का वाइसराय। और भारत का पहला वाइसराय किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड कैनिंग। इससे पहले एक चीज याद रखना, हमने स्टार्ट में एक बात बोली थी, बंगाल का गवर्नर। थोड़ा सा इधर आ जाओ, बंगाल का गवर्नर था ना हमने कि किस युद्ध के बाद बंगाल में गवर्नर बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी? प्लासी के युद्ध के बाद। और पहला गवर्नर कौन नियुक्त हुआ था वहां पे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर किसको नियुक्त किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव। फिर उसके बाद हमने एक एक्ट पढ़ा, कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को हमने क्या नाम दे दिया था? बंगाल का 1773 में जो एक्ट निकला था उसके द्वारा हमने क्या बोल दिया? बंगाल के गवर्नर को उसके आगे क्या जोड़ दिया? जनरल। तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग। तो एक एक्ट और निकला कब? 1833। उस 1833 के एक्ट के द्वारा हमने क्या बोल दिया? बंगाल शब्द हटा दिया। अब क्या जोड़ दिया? भारत का गवर्नर जनरल। प्रथम गवर्नर जनरल होगा कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और ये एक एक्ट चौथा आ गया, कौन सा? 1858। 1858 के द्वारा फिर हमने इस पद को चेंज कर दिया और इसको क्या नाम बना दिया? भारत का वाइसराय। क्या बन गया? भारत का वाइसराय। सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। उस युद्ध में जब किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का कब्जा बंगाल क्षेत्र पर हो गया, तो उन्होंने वहां प्रशासनिक कार्यों के लिए या नियंत्रण के लिए या बोल सकते हैं शासन चलाने के लिए वहां पे एक अधिकारी नियुक्त किया, जिसको क्या नाम दिया? बंगाल का गवर्नर। धीरे धीरे उन्होंने बक्सर को भी जीत लिया। अब दोनों क्षेत्रों पर अपने शासन को लंबे समय तक रखने के लिए उन्होंने क्या निकालने स्टार्ट किए थे? एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। और उसमें क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया और इसकी शक्तियां बढ़ा दी। एक क्वेश्चन यहां से ऐसे आ सकता है कि जो ये वाला पद रहेगा, कौन सा? ये एक देख रहे हो ना, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल और भारत का पहला वाइसराय। तो यही जो पहला बन रहा है वो इसका ऊपर वाले का अंतिम होता है। तो यहां पे देखो हमने क्या देखा है? बंगाल का जो क्या होगा? पहला गवर्नर जनरल वो कौन होगा? हेस्टिंग। तो हम सीधा क्या मान सकते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर भी कौन होगा? हेस्टिंग। कौन होगा? हेस्टिंग। जो नीचे में पहला होगा, यानी जो नया पद बन रहा है वो उससे ऊपर वाले का क्या होगा? अंतिम होगा। बस ये ध्यान रखना है कि हमने जैसे बोल दिया कि बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव, तो बंगाल का अंतिम भी तो होगा ना, तो अंतिम कौन होगा? वही जो नया नाम लेके पहले बन रहा है। तो यहां पे अंतिम कौन हो जाएगा? अगर पूछेगा बंगाल का अंतिम, हेस्टिंग। और हेस्टिंग ही क्या बना था? पहला गवर्नर जनरल। फिर हमने देखा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो यही बेंटिंग किसका होगा? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। और फिर हमने बोला भारत का पहला वाइसराय कौन हो गया? कैनिंग। कौन हो गया? कैनिंग। तो यही कैनिंग क्या होगा? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी उस टाइम कैनिंग किस पद पर था? गवर्नर जनरल। और इसका महत्वपूर्ण योगदान था किसको? 1857 की क्रांति को दबाने में या विफल करने में। इसीलिए इसको क्या नियुक्त किया गया था? भारत का पहला वाइसराय। तो हमने देखा कि जो भारत शासन अधिनियम 1858 है उसकी पहली विशेषता क्या हो गई कि भारत के गवर्नर जनरल को हमने नया नाम दे दिया भारत का वाइसराय। और कौन बन गया? एक। दूसरी विशेषता हम बोल देंगे इसकी क्या हुई? मुगल शासक के पद को समाप्त कर दिया। शासक के पद को समाप्त, मुगल शासक के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अगर डायरेक्ट हमसे पूछा जाता है कि किस एक्ट के बाद भारत में जो मुगल शासक का पद था उसको समाप्त कर दिया गया, तो कौन सा हो गया? भारत शासन अधिनियम 1858। तीसरा, अब मुगल शासक तो है नहीं भारत में और कंपनी के हाथों से भी शासन वापस ले लिया जाएगा, तो हम सीधा क्या बोल देंगे? कंपनी से भारत, कंपनी से भारत में
शासन की बागडोर बागडोर ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले गई। तो तीन बातें हो गई। पहला हमने क्या बोला, नाम चेंज हुआ। कौन सा नाम चेंज हुआ? जो एक पद था, भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको वाइसराय, और किसको बना दिया? कैनिंग। और उस टाइम मुगल शासक का जो पद था उसको भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अगर हमसे पूछा जाता है कि ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी के हाथों से भारत की जो क्या थी बागडोर, उसको कब अपने हाथों में वापस लिया, तो कब लिया उसको? 1858 के अधिनियम द्वारा। तीन विशेषताएं हो गई। चौथी हम बोल देंगे इस एक्ट की विशेषता क्या हो गई? दोहरे प्रशासन का अंत। दोहरे प्रशासन का अंत। दोहरे प्रशासन का अंत हो गया। दोहरे प्रशासन का अंत ऊपर जो किस एक्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया था? 1784, जिसको हमने क्या नाम बोला था? पिट्स इंडिया एक्ट था ना। उसमें दोहरे प्रशासन, जो शासन दो हाथों में था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उस एक्ट को क्या कर दिया गया? समाप्त। तो सीधा पूछेगा ना कि दोहरे प्रशासन का अंत कब हुआ था? तो दोहरे प्रशासन का या दोहरे शासन का जो अंत था वो कब हो गया? 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। तो कितनी विशेषताएं हो गई इसकी? 4। ये इसी में आ रहा है अभी तो 4 ही हो रखे ना, अभी तो कई निकलेंगे इसके, देखते रहो। तो 4 विशेषताएं। फिर अगली जो 5वीं विशेषता इस अधिनियम की होगी क्या होगी? बंगाल, बिहार व उड़ीसा का एक एक्ट पढ़ा था तुमने, कौन सा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने क्या बोला था कि कलकत्ता की सरकार किसके लिए कानून बनाएगी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाएगी। 1858 के अधिनियम ने क्या बोला? नहीं, जो कौन होगा? बंगाल, बिहार और उड़ीसा अपने लिए स्वयं क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे। सीधा हमसे पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के द्वारा किस एक्ट के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा को विधि बनाने की शक्ति वापस की गई? तो किस एक्ट के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। अगली विशेषता क्या हो जाएगी इस एक्ट की? भारत के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति। भारत के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति। और पहला राज्य सचिव किसे नियुक्त किया गया था? चार्ल्स वुड। विधान परिषद का गठन तो यहां पे भी हुआ था, लेकिन कितने सदस्यों के साथ? 15 सदस्यों के साथ विधान परिषद का गठन किया। और वहां कितने में था? 12 सदस्य। 1853 के द्वारा 12 सदस्य विधान परिषद का गठन हुआ था। और 15 सदस्यीय जो विधान परिषद का गठन होता है वो किस एक्ट के द्वारा होता है? भारत शासन अधिनियम 1858। तो टोटल 7 विशेषताएं हुई। कितनी हो गई? 7। तो भारत शासन अधिनियम 1858 जो इसके अपने आप में एक अलग ही विशेषता है कि ब्रिटिश क्राउन के हाथों से निकला हुआ पहला अधिनियम, या ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत बनाया गया पहला अधिनियम ही कौन सा होता है? भारत शासन अधिनियम 1858। और फिर इस अधिनियम की विशेषता सबसे प्रभावशाली, यह सबसे लंबी अवधि तक क्या बोल सकते हैं हम, चलने वाला अधिनियम ही कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम की पहली विशेषता
अगर पॉइंट देखे जाए विशेषताओं के तौर पे कितने पॉइंट ऐड हुए, तो पहला भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय, और किसको बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को। दूसरा मुगल शासक के पद को समाप्त कर दिया गया। अब जब मुगल शासक के पद को समाप्त कर दिया गया तो कौन अपने हाथ में शासन लेगा, ब्रिटिश क्राउन। तो सीधा हम बोल देंगे ब्रिटिश क्राउन ने शासन किसके हाथों से लिया, कंपनी के हाथों से वापस अपने हाथों में ले लिया। अगला दोहरे प्रशासन का अंत। दोहरे प्रशासन का अंत, जो शासन दो हाथों से चल रहा था, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर उसके बाद अगला वापस दे दी गई इनको ना, कि कलकत्ता सॉरी बंगाल, बिहार और उड़ीसा को विधि बनाने की शक्ति वापस दी गई, जो किसके पास थी पहले, कलकत्ता की सरकार के पास। और लास्ट में 15 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया। तो ये इस एक्ट की क्या थी, और एक राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। और पहला राज्य सचिव किसे नियुक्त किया गया था, चार्ल्स वुड को। है कुछ इसमें लगा, कुछ एक्ट में ऐसे कुछ है जो कुल मिला के कुछ नहीं है ज्यादा, इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना, कि हमने देखना है कि अगर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आया कि भारत में जो सबसे प्रभावशाली अधिनियम था वो कौन सा था, तो कौन सा हो गया, भारत शासन अधिनियम 1858। या पूछेगा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत बनाया गया पहला अधिनियम, तो भारत शासन अधिनियम 1858। अब सबसे 1858 में क्या हुआ था, एक क्रांति हुई थी इससे पहले, 1858 से पहले एक क्रांति हुई 57, उसको दबाने में कौन विफल रही थी, कंपनी, है ना। क्यों रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उसमें मुगल शासक ने इनका साथ नहीं दिया था, सीधा सीधा मुगल शासक ने इनका साथ नहीं दिया, बल्कि इनके विरुद्ध में लड़ रहा था। तो इसलिए गुस्से में दोनों को समाप्त कर देगा, किसको, कंपनी से भी बागडोर को वापस ले लेगा और मुगल शासक के पद को भी समाप्त। अब उसने दो को समाप्त कर दिया ना, दो से कार्यभार ले रखा है, तो दो नए पद भी तो बनाने ऐसे, तो नए कौन से बन जाएंगे, राज्य सचिव और 15 सदस्यीय विधान परिषद, 15 सदस्यीय विधान परिषद। तो 2 और 2 4 पॉइंट तो सीधे ही हो गए। और नया पद एक और बना, वाइसराय, नाम चेंज, वाइसराय। 3 और 2 5 पॉइंट तो सीधे सीधे ही हो गए, और 2 जो बचे वो 2 काम खत्म हो गए। तो क्या था इसमें, कुछ था नहीं था, बस एक घटना याद कर लो कि 1858 का अधिनियम क्यों लाया गया, 1857 के बाद लाए गए, इसमें कुछ नए नियम बने थे, बस ये। इसके बाद अगला नियम क्या हो जाएगा हमारा, भारत परिषद अधिनियम। अधिनियम 1861। इस एक्ट की पहली मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी, या वाइसराय की जगह कई बार क्या जाता है, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। अब इसमें एक नया पॉइंट जुड़ गया भारत परिषद अधिनियम 1861 में, कौन सा, कि वाइसराय या जो क्या होगा हमारा गवर्नर जनरल होगा, उसको क्या दी गई थी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश जो होता था वो क्या होता है, कितने माह के लिए वैलिड होता है, अध्यादेश 6 माह के लिए क्या होता है, वैध होता है। इसकी जो समय सीमा होती है वो कितनी होती है, 6 माह। वर्तमान में यही अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको भी दी गई, राष्ट्रपति को, लेकिन वो किस आर्टिकल के तहत, 123 के तहत। अभी अध्यादेश होता क्या है, तो क्या बोल सकते हैं, कच्चा कानून, सिंपल सा बोल सकते हैं, कच्चा कानून। तो अगर कोई नया कानून बन रहा है, कोई नया कानून बन रहा है, लेकिन कानून बनने में टाइम लगा और राष्ट्रपति को लगा कि इसको एक बार क्या कर देना चाहिए, मुझे ट्रायल कर देना चाहिए, तो उसको क्या कर देंगे, सीधा अध्यादेश के माध्यम से लागू कर देंगे। और 6 माह के बीच में क्या बैठेगी, संसद की जब बैठकें होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीन होंगे। अगर उन दोनों ने पास कर दिया, किसने, लोकसभा और राज्यसभा ने, फिर कौन साइन कर देगा, राष्ट्रपति। अगर उनको लगता है सही है तो उसके बाद वो क्या बन जाएगा, नियम। तब क्या बन जाएगा, नियम बन जाएगा। तो तब तक वो किस रूप में चलता रहेगा, अध्यादेश। तो हम सीधे क्या बोलते हैं, इसलिए कच्चा कानून। और अगर वो पास नहीं हो पाया तो 6 माह बाद उसको क्या हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाता है, स्वतः ही समाप्त। इस एक्ट की दूसरी विशेषता, पोर्टफोलियो एक्ट।
कौन सा एक्ट बना था? पोर्टफोलियो एक्ट बना। क्या होता है पोर्टफोलियो एक्ट? मुख्य बन सकते हैं, बस यही है ना, ज्यादा कुछ नहीं। तो ये पिछली बार भी आया था एग्जाम में कि पोर्टफोलियो या पोर्टफोलियो भी बोलते हैं इसी को, हाँ, पोर्टफोलियो या पोर्टफोलियो एक्ट की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई? देखा है ना, सरकार के कई विभाग होते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? सरकार का कोई विभाग जिसकी जिम्मेदारी एक व्यक्ति लेते हैं, सरकार का कोई भी विभाग जिसकी जिम्मेदारी एक व्यक्ति लेता है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं? पोर्टफोलियो एक्ट कहते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि सरकार के कई विभाग होते हैं ना, तो कृषि विभाग, तो कृषि विभाग की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? कृषि मंत्री। कि पूरी विभाग को चलाने की जो जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी? कृषि मंत्री। तो वो किस एक्ट के तहत होगी? पोर्टफोलियो एक्ट के तहत। तो सरकार के किसी विभाग को चलाने की जो क्या दी जाती है जिम्मेदारी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो मंत्री हो, जो व्यक्ति लेता है उसी किस एक्ट के द्वारा लेता है? पोर्टफोलियो एक्ट के द्वारा लेता है। कितनी विशेषताएं हो गई इसकी? 2। अगला कौन सा अधिनियम आ जाएगा? 1873 का अधिनियम, 1873 का अधिनियम, 1873 का अधिनियम। तो इस अधिनियम में क्या घोषणा की गई थी? इस अधिनियम की विशेषता क्या थी? कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी बंद किया जा सकता है। उसका काम है कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी का? नहीं, वो खाली क्या था? बोझ बना हुआ था उस टाइम किस पे? ब्रिटिश क्राउन पे। तो उन्होंने इस एक्ट के माध्यम से घोषणा कर दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी बंद किया जा सकता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर हमसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा या किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी उपबंद किए जाने की घोषणा की गई, उपबंद का अर्थ क्या होता है? बंद किए जाने की घोषणा की गई, तो किस एक्ट के द्वारा? 1873 का अधिनियम द्वारा। 1873 का जो एक्ट था उसके द्वारा इसको बंद करने की घोषणा की गई। और बंद कब किया गया? 1 जनवरी 1884 बंद कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। जबकि घोषणा किस अधिनियम के माध्यम से हुई थी? 1873 के अधिनियम द्वारा हुई थी। अगला उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम को हम अंग्रेजी में क्या बोल देंगे? रॉयल टाइटल एक्ट, रॉयल टाइटल एक्ट, रॉयल टाइटल एक्ट। शाही उपाधि अधिनियम या रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। कब बना एक्ट? 1876। इस एक्ट के द्वारा क्या होगा? उपाधियां मिलेंगी। इस एक्ट के द्वारा क्या मिलेंगी? उपाधि। तो पहली उपाधि मिलेंगी किसको? महारानी एलिजाबेथ। तो इसमें हम सीधे क्या बोल देंगे? महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ को क्या बोला गया था? भारत की साम्राज्ञी। सम्राट किसको बोला जाता है? राजा को। जो क्या होता है? पुरुष शासक होता है तो उसको क्या बोला जाता है? सम्राट। जो महिला शासक होती है उसको क्या बोला जाता है? साम्राट। तो इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं? एम्प्रेसेस ऑफ इंडिया। और एक और उपाधि मिली थी इनको, एक तो ये हो गया भारत की साम्राज्ञी। किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? 1876 का। कौन सा एक्ट जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रॉयल टाइटल्स एक्ट के द्वारा दी गई थी। अब एक तो हो गया इनको भारत की साम्राज्ञी, एक उपाधि। दूसरी क्या मिली इनको? केसर ए हिंद, केसर ए
हिंद, यानी भारत की महारानी। क्या बोलते हैं? केसरी हिंद को हम क्या बोलते हैं? भारत की महारानी, भारत की महारानी। तो दो उपाधियां मिली थी इस एक्ट के द्वारा, केसरी हिंद और दूसरा भारत की साम्राज्य। लेकिन ये दोनों उपाधियों का एक सन याद रखना है तुम्हें। एक तो हमने देखा किस अधिनियम द्वारा मिली है, 1876 के द्वारा, शाही उपाधि अधिनियम 1876। लेकिन उपाधियां कब मिली इनको अधिनियम के द्वारा? तो 76 वाले में मिली थी, लेकिन मिली कब? 1877 में दिल्ली में मिली थी इनको। कहां पे मिली थी? दिल्ली में। अगर पूछा जाएगा ना किस अधिनियम द्वारा दी गई, तो किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? शाही उपाधि अधिनियम या रॉयल टाइटल्स एक्ट के द्वारा दी गई थी, 1876 के अधिनियम द्वारा। एक क्वेश्चन आता है कि महारानी एलिजाबेथन हो चाहे एलिजाबेथ हो को भारत की साम्राज्ञी जो उपाधि दी गई थी, साम्राज्ञी, वो कब दी गई थी? तो कब दी गई थी? 1877 में। यह कब मिली? 1877 में मिली। और किस अधिनियम द्वारा मिली? तो 1876 के अधिनियम द्वारा मिली। तो इसके बाद जो हमारा अगला एक्ट आ जाएगा ब्रिटिश क्राउन के अधीन, वो कौन सा आ जाएगा? 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। इस एक्ट की विशेषता क्या थी? विधान परिषद देखी थी ना तुमने, दो बार बनी, एक बार 12 सदस्यों के साथ, एक बार 15 सदस्यों के साथ। तो 12 सदस्यों के साथ कब बनी थी? 1853 में। और 15 सदस्यों के साथ कब बनी है? 1858 में। तो उसी विधान परिषद को किस पर? बजट पर बहस करने की शक्ति दी। विधान परिषद, विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति, बहस करने की शक्ति। 1892 का जो क्या था? भारत परिषद अधिनियम, उस अधिनियम की एक ही विशेषता थी कि जो कौन बना था हमारे पास? विधान परिषद, उसको बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की। इसके बाद अगला अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को हम किस नाम से भी जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, सुधार अधिनियम भी बोल सकते हैं, अधिनियम भी बोल देंगे सीधा, सुधार अधिनियम। कई बार हमसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है? तो किस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909 वाले को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम। अब देखो यहाँ पे दो नाम आ रखे हैं, मार्ले और मिंटो। तो मार्ले कौन है? राज्य सचिव, भारत का राज्य सचिव, जो कब नियुक्त किया गया था पहली बार? 1858 के अधिनियम में। तो ये मार्ले 1909 में क्या बने? क्या है? भारत के राज्य सचिव। और दूसरा मिंटो, मिंटो कौन है? भारत के वाइस राय। ये दोनों का नाम है, एक सचिव है और एक वाइस राय। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इस एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या मार्ले मिंटो अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है? 1909 वाले को। इस एक्ट की एक विशेषता और भी कि ये एक्ट जो था क्या था? सबसे कम समय, सबसे कम समय तक कौन सा अधिनियम लागू रहा? तो सबसे कम समय तक कौन सा अधिनियम लागू रहेगा? भारत परिषद अधिनियम 1909 का जो अधिनियम तो बहुत छोटे टाइम के लिए क्या था? लागू। अभी हम इस अधिनियम की विशेषताओं में तो आए नहीं, ये तो बेसिक बात है, देख रहे हैं हम कि 1909 का जो अधिनियम था उसका नाम क्या है? मार्ले मिंटो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मार्ले उस टाइम क्या हो गया? भारत का राज्य सचिव हो गया, और मिंटो कौन हो गया? भारत का वाइसराय। और ये जो अधिनियम है ये क्या रहा? सबसे कम समय के लिए लागू। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप से आता है ना कि सबसे कम समय के लिए कौन सा अधिनियम लागू रहा? तो कौन सा रहा? भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम की विशेषता, इसी अधिनियम के द्वारा भारत में किसकी शुरुआत की गई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई।
तो इस अधिनियम की पहली विशेषता क्या हो जाएगी? पहली और जो महत्वपूर्ण विशेषता इस अधिनियम की एक ही रहेगी, कौन सी? कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है भारत में? तो किसे कहा जाता है? मिंटो को कहा। नहीं, मार्ले तो सचिव हो जाएगा। किसको बोला जाएगा? मिंटो को, जो क्या होता है भारत का वाइसराय है, लॉर्ड मिंटो। कौन हो जाएगा? लॉर्ड मिंटो। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे बोलते हैं, तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको बोलेंगे? जो उसके शासनकाल में हो रहा है। तो कौन है भारत का उस टाइम सबसे बड़ा अधिकारी? वाइसराय। तो वाइसराय कौन हो जाएगा? मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। और अगर क्वेश्चन आया कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी, तो किस अधिनियम द्वारा हुई थी? 1909 के अधिनियम द्वारा हुई थी। अब ये सांप्रदायिक निर्वाचन क्या है? कि सांप्रदायिक निर्वाचन हम किसको मान रहे हैं? कि किसी विशेष समुदाय का प्रतिनिधि अगर चुना जाता है तो उसी समुदाय के लोग उसको क्या देंगे? वोट देंगे। वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सांप्रदायिक निर्वाचन। तो आज हमारे कितने एक्ट हो गए क्राउन के अधीन? 6। पहला भारत शासन अधिनियम 1858, फिर 1861 का अधिनियम, फिर 1873 का अधिनियम, 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, 1892 का अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 6। एक बार इनको रिवाइज कर लेना, बाकी कल